तो आज हम परत दर परत उधेड़ने वाले हैं मेचो भूत की कहानी को। ये एक ऐसी क्लासिक कहानी है जो डर को बहुत ही कह सकते हैं चालाकी से बुनती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में डर का ताना बाना कैसे बुना गया है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है ना कि सीधे रोंगटे खड़े हो जाएं। जब केयरटेकर भुवन उन अजीब पैरों के निशानों को देखता है तो वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हो उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। सोचिए, बस ये एक लाइन और आने वाले पूरे खौफ की नींव रख दी जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक तूफानी रात। कहानी की शुरुआत बिल्कुल क्लासिक हॉरर स्टाइल में होती है। मतलब पूरा माहौल है, अकेलापन है और साथ में एक अजीब सी वार्निंग। तो एक परिवार है, सरकारी अफसर है तपन। वो अपनी फैमिली के साथ एक दूर दराज के सरकारी बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं और रात का वक्त है, ऊपर से तूफान जबरदस्त वाला। वहीं पर उनकी मुलाकात होती है भुवन से, जो उस बंगले का केयरटेकर है। कोई 57-58 साल का होगा, चेहरे पर झुर्रियां, और वो आते ही एक अजीब सी चेतावनी देता है कि भाई नदी के पास से गुजरने का ये वक्त ठीक नहीं है। और फिर भुवन कुछ बहुत अजीब करता है। वो फैमिली के साथ गाड़ी में बैठने से मना कर देता है। कहता है, मैं तो गांव के रास्ते से आ जाऊंगा, वहां गाड़ी नहीं जाएगी। अब सोचिए, इतनी तेज बारिश और तूफान में कोई पैदल क्यों जाएगा? यहीं पर पहला इशारा मिलता है कि उस गांव के लोग शायद सूरज ढलने के बाद नदी पार करने से डरते हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब वो वक्त आता है जब एक के बाद एक अशुभ संकेत मिलने शुरू होते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो इशारा करती हैं कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। यहीं से डर के बीज पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर आता है कहानी का पहला दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट। भुवन जो पैदल निकला था, वो किसी तरह गाड़ी से पहले बंगले पर पहुंच जाता है। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब ये नामुमकिन है। परिवार के लिए ये पहली ऐसी चीज थी जिसका कोई जवाब नहीं था, और बस एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। फिर अगली सुबह होती है और एक और अजीब चीज। घर के बाहर पैरों के निशान हैं, लेकिन ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे हैं। सवाल ये है कि रात के अंधेरे में नदी से निकलकर बंगले तक कौन आया था? साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है अनकैनी। इसका मतलब होता है जब कोई बिल्कुल नॉर्मल जानी पहचानी चीज अचानक से अजीब और डरावनी लगने लगे। जैसे पैरों के निशान कितने नॉर्मल है ना, लेकिन उल्टे पैरों के निशान, बस यही वो चीज है जो एक साधारण सी बात को एकदम खौफनाक बना देती है। और यही इस कहानी का सबसे दमदार हॉरर एलिमेंट है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कि एक तरफ तो फैमिली बिल्कुल नॉर्मल कामों में लगी है, सामान सेट कर रहे हैं, खाना क्या बनेगा ये सोच रहे हैं, बंगले की खूबसूरती की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सब अलौकिक चीजें हो रही हैं। भुवन का पता नहीं कैसे पहले पहुंच जाना, नदी से आते हुए उल्टे पैरों के निशान। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, नॉर्मल और सुपरनैचुरल के बीच का, यही डर को और बढ़ा देता है। अच्छा, अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है परिवार की बेटी सुगंधा पर, और यहीं से डर का मीटर एकदम ऊपर चला जाता है। क्योंकि अब तक तो बस इशारे मिल रहे थे, लेकिन अब उस अनजान ताकत से सीधा आमना सामना होने वाला है। होता ये है कि 16 साल की सुगंधा को बाजार भेजा जाता है मछली लाने। तो जब वो नदी के पास से गुजर रही होती है, उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें, घनी चोटी, और वो सुगंधा से पूछती है, मुझे मच्छी दोगी? लेकिन जैसे ही सुगंधा की बहन उसे आवाज लगाती है, वो लड़की गायब, पलक झपकते ही। ये था उस चीज के साथ पहला डायरेक्ट कांटेक्ट। अब बाजार से लौटते लौटते अंधेरा घेराता है, और बस यहीं से पूरा माहौल बदल जाता है। जो घर वापसी का एक मामूली सा सफर था, वो अब एक खौफनाक तजुर्बे में बदलने वाला है। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। पहले अचानक सड़ी हुई मछली की तेज बदबू, फिर एहसास होता है कि कोई परछाई साथ साथ चल रही है, और फिर कानों में एक फुसफुसाहट, मामा के माच दिया, मतलब मुझे मछली दो। वो नहीं रोकती, तो वही आवाज गुस्से में बदल जाती है, तुम के माच देबे ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी। ये एक के बाद एक सेंसेस पर हमला था, जो डर को बिल्कुल पीक पर ले गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस सबसे खौफनाक सीन पर जो रसोई में होता है।
यहाँ डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। आधी रात का वक्त है और माँ को रसोई से कुछ आवाजें आती हैं। वो रसोई में जाकर जो देखती हैं वो किसी के भी होश उड़ा दे। सुगंधा वहां खड़ी है, उसके हाथ में कच्ची मछली है, उसका पूरा चेहरा कपड़े खून से सने हैं और वो कच्ची मछली खा चुकी है। उसका चेहरा एकदम किसी दैत्य की तरह लग रहा था। ये सीन सच में दिल दहला देने वाला है। और फिर सुगंधा के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो शायद इस कहानी का सबसे डरावना पल है। वो कहती है, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। बस इन लाइनों के साथ ही वो भूत अपनी जीत का ऐलान कर देता है। तो ये थी कहानी। अब कहानी तो सुन ली, पर अब जरा इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जो इसे इतना असरदार, इतना डरावना बनाता है। चलिए इस डर की एनाटॉमी को समझते हैं। अगर हम इसके एलिमेंट्स को तोड़कर देखें तो सबसे पहले आता है आइसोलेशन, मतलब अकेलापन। नदी के पास वो बंगला परिवार को बिल्कुल अकेला और वल्नरेबल बना देता है। फिर है द अनकैनी, जैसे वो उल्टे पैरों के निशान जो नॉर्मल सी चीज को डरावना बना देते हैं। भुवन की जो चेतावनियां थी वो थी फॉरशैडोइंग, मतलब आने वाले खतरे का इशारा जो सस्पेंस बनाता है। वो बदबू, वो आवाजें, ये था एक सेंसरी अटैक जो डर को सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि असलियत का एहसास कराता है। और आखिर में सबसे भयानक चीज, करप्शन ऑफ इनोसेंस, एक मासूम बच्ची पर कब्जा, ये डर को बहुत ही पर्सनल और दर्दनाक बना देता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि मेछू भूत जैसी लोक कथाओं में जो डर छिपा है वो आज भी हमें क्यों डराता है? क्यों ये कहानियां आज भी इतनी रेलेवेंट लगती हैं? आखिर हमारे अंदर वो कौन से गहरे डर हैं जिनसे ये कहानियां आज भी जुड़ जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं? सोचिएगा इसके बारे में।